स्टडी टेक्स्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीआईसी प्रवक्ता और टीजीटी तथा पीजीटी से संबंधित नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम संप्रभुता अर्थात सॉवरेंटी का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं संप्रभुता। ठीक है, तो इसमें हम संप्रभुता का अर्थ, प्रकार एवं सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर संप्रभुता की बात की जाए, तो अर्थ की बात की जाए, तो इसका अंग्रेजी रूप सॉवरेंटी है। ठीक है, और सॉवरेंटी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपेरनस शब्द से हुई है। और सुपेरनस शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च सत्ता। तो इस प्रकार से संप्रभुता का अर्थ हो जाएगा सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, तो अब हम इसके मुख्य बिंदुओं को देखते हैं कि इसका हम पूरा अर्थ कैसे लिखेंगे। तो राज्य का अनिवार्य लक्षण है ये। सबसे पहले संप्रभुता क्या है? राज्य का अनिवार्य लक्षण है। राज्य की आत्मा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके अभाव में राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है? राज्य का अनिवार्य लक्षण है। ठीक है, और उसकी आत्मा है। तो अगर यह नहीं होएगी यानी संप्रभुता नहीं होगी तो राज्य राज्य नहीं रह जाएगा। ठीक है, स्वयं के विवेक से निर्णय, न कि दूसरे के निर्देशानुसार। यानी जो संप्रभु होता है वह अपने विवेक के अनुरूप निर्णय लेता है, न कि किसी आंतरिक या बाह्य शक्ति से प्रभावित होकर या उसके दबाव में। ठीक है, यानी यह आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र निर्णय लेता है। ठीक, यह निरंकुश शक्ति नहीं है, विधि, संविधान, परंपराओं आदि से नियंत्रित है। ठीक है, तो हम इसे निरंकुश शक्ति नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यह क्या है? विधि, संविधान, परंपराओं आदि के द्वारा इस पर मर्यादा यानी सीमा निर्धारित की गई है। ठीक, अब कुछ विद्वानों के अनुसार संप्रभुता की बात करें तो सबसे पहले गैटिल क्या कहते हैं? संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो इसे अन्य समुदायों से अलग करता है। ठीक है, लास्की क्या कहते हैं संप्रभुता के संबंध में? तो संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य समुदायों से भिन्न है। ठीक है, तो संप्रभुता के कारण ही क्या है? राज्य अन्य समुदायों से भिन्न है। ये लास्की का स्टेटमेंट है। ब्राइस कहते हैं कि संप्रभुता का प्रश्न राजनीति विज्ञान के सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से एक है। ठीक, अब ये तो अर्थ हो गया संप्रभुता का। अब अगर परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले परिभाषा जो है वो बोंदा की है। बोंदा क्या कहते हैं? यह नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर प्रयोग की जाने वाली सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों के नियंत्रण से मुक्त है। ठीक है, तो बोंदा एक तरह से निरंकुश संप्रभुता की बात कर रहे हैं। ठीक है, वह सर्वोच्च है और कानूनों के नियंत्रण से क्या है? मुक्त है। ठीक, वहीं ग्रोशियस क्या कहते हैं? ग्रोशियस परिभाषा देते हैं संप्रभुता की कि यह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जो उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन नहीं होते तथा जिसकी इच्छा का विरोध नहीं हो सकता। तो कहीं न कहीं ये भी एकलवादी या सर्वोच्च या निरंकुश संप्रभुता की बात ग्रोशियस भी कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कि सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जो उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन नहीं होते तथा जिसकी इच्छा का विरोध नहीं हो सकता है। ठीक, बर्जेस क्या कहते हैं संप्रभुता की परिभाषा संबंधित? यह राज्य के व्यक्तियों तथा समुदायों पर मौलिक, निरंकुश और असीमित शक्ति है। ठीक है, यह क्या है? राज्य के व्यक्तियों तथा समुदायों पर मौलिक है। ठीक है, निरंकुश है और असीमित शक्ति है। तो ये भी निरंकुश संप्रभुता की ही बात कर रहे हैं, एकलवादी संप्रभुता की बात कर रहे हैं। विलोबी कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ इच्छा पर हमें ध्यान रखना है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। किसने कहा है? विलोबी ने कहा है। डिग्विट या डुग्वी भी इनको कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की आदेश देने की शक्ति होती है, राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की इच्छा होती है। वह अधिकार है जिसके आधार पर राज्य के निश्चित क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को असीमित आदेश दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं देखी।
अब अगर हम सम्मिलित रूप से पूरा परिभाषा अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे संप्रभुता की परिभाषा? तो संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के, पहली बात तो क्या है, सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखा जाता है और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो ये परिभाषा है, इसको बढ़िया से याद कर लें। ठीक है, मुख्य परीक्षा में लिखने में मददगार साबित होगी। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जो संप्रभुता होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक संप्रभुता होती है, एक बाह्य संप्रभुता होती है। आंतरिक संप्रभुता का मतलब है कि जो राज्य है या जो संप्रभु है वह अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र के, ठीक है, अंतर्गत संप्रभु होगा, अर्थात वो सर्वोच्च शक्ति होगा। ठीक है, वह किसी अन्य शक्ति के नियंत्रण में नहीं होगा। ठीक, इसी तरीके से बाह्य संप्रभुता का तात्पर्य है कि जो संप्रभु है उस पर किसी भी बाह्य नियंत्रण नहीं होगा, वह उस पर किसी भी बाह्य संस्था का नियंत्रण नहीं होगा, वह व्यक्ति हो, समुदाय हो, संस्था हो, किसी का भी उस पर बाह्य रूप से नियंत्रण नहीं होगा, उसके निर्णय क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। ठीक, तो आंतरिक संप्रभुता के संबंध में गार्नर की स्टेटमेंट है कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है। ठीक है, तो राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। ठीक है, तो जो संप्रभु होगा, ठीक है, जो भी व्यक्ति, समुदाय या संस्था, कोई भी संप्रभु हो सकता है, ठीक है, तो उसके अंदर ही संपूर्ण क्षेत्र के व्यक्ति, समुदाय उसके अधीन ही माने जाएंगे। ठीक है, ये गार्नर की स्टेटमेंट है। जो बाहरी संप्रभुता है इसके बारे में लास्की कहते हैं कि आधुनिक राज्य संप्रभु संपन्न राज्य होता है, अतः वह अन्य राज्य के संबंधों के विषय में स्वतंत्र होता है। ठीक है, हमें किस देश के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, ठीक है, कितनी सीमा तक संबंध उससे स्थापित करना है, किन किन क्षेत्रों में करना है, इससे संबंधित निर्णय जो होता है संप्रभु स्वयं लेता है, किसी भी मतलब स्वतंत्र होता है निर्णय लेने में। वह उसके संबंध में अपनी इच्छा को किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित हुए बिना ही व्यक्त कर सकता है, किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होता है। तो ये हमने देखा दो प्रकार की संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। अब हम संप्रभुता या प्रभुसत्ता के लक्षण की बात करें तो इसके मुख्य लक्षण है, पहला है पूर्णता। ठीक है, यानी जो संप्रभु होता है वो उसमें पूर्णता होती है, यानी पूर्ण एवं शक्तिशाली होता है, वह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। दूसरी विशेषता है सार्वभौमिकता। ठीक है, इसका मतलब है कि राज्य के सीमा क्षेत्र में, ठीक है, उसी की सार्वभौमिक सत्ता होती है। ठीक है, वह सर्वव्यापक होता है, सार्वभौम होता है एवं सार्वजनीन होता है। इसका सबका मतलब वही है कि वह अपने राज्य की सीमा क्षेत्र में, ठीक है, अपनी भौगोलिक सीमा क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता है, सार्वभौम है। ठीक है, अदेयता या अपर क्राम्यता, इसका मतलब है कि जो संप्रभुता है वह किसी को दी नहीं जा सकती है और वह खंडित नहीं हो सकती, उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। यानी संप्रभुता जो होती है अखंड होती है और निस्सीम होती है। निस्सीम का मतलब उसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, अगला जो लक्षण है वो है स्थायित्व। राज्य की तरह संप्रभुता भी क्या होती है, अस्थाई होती है। ठीक है, ये नहीं कि आज संप्रभुता है कल समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अविभाज्यता, यानी कि यह पूर्ण शक्ति है, यह विभाज्य नहीं है, इसका विखंडन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से इसकी हम लक्षण देखते हैं, पूर्णता, सार्वभौमता, अदेयता या अपरक्राम्यता, स्थायित्व और अविभाज्यता। ठीक, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत भी संप्रभुता या प्रभुसत्ता संघ और इकाइयों में बट नहीं जाती, बल्कि निर्दिष्ट विषयों के संदर्भ में उनके अधिकार क्षेत्र बटे होते हैं। ना, संघीय व्यवस्था में क्या होता है बेसिकली कि जो शासन होता है वो संघ और इकाइयों यानी राज्यों के मध्य विभाजित होता है। ऐसी परिस्थिति में भी जो संप्रभुता होती है वो विभाजित नहीं होती है। ठीक है, बल्कि क्या होते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र बटे होते हैं। ठीक, तो ये है। अब यहाँ पर हम संप्रभुता के प्रकार को हम विस्तृत रूप से देखेंगे कि संप्रभुता के कौन कौन से प्रकार होते हैं।
ठीक है। वहाँ जो हमने देखा था वो एक तरीके से हम स्वरूप कह सकते हैं कि आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता, प्रकार भी कह सकते हैं, स्वरूप भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे संप्रभुता के प्रकार। तो पहला प्रकार है नाम मात्र की या वास्तविक संप्रभुता। ठीक, एक नाम मात्र की होती है, एक वास्तविक संप्रभुता होती है। देखते हैं इसके बारे में। विशेष तौर पर संसदीय शासन में होता है। संसदीय शासन प्रणाली जिस देश में होती है वहाँ पर प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति या ठीक है, या कोई राजा होता है। ठीक, जो राष्ट्रपति या राजा होता है वो देश का नाम मात्र का संप्रभु होता है। ठीक है, उसके नाम पर ही पूरे देश की शासन प्रणाली संचालित होती। लेकिन समस्त शक्तियों का जो प्रयोग करता है, समस्त शक्तियां जिसके पास होती हैं वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का संप्रभु होता है, जबकि वास्तविक संप्रभु जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो वही है। तो संसदीय शासन में विशेष तौर पे यह व्यवस्था देखी जाती है। तो यहाँ पर नाम मात्र का संप्रभु होता है जिसके नाम से शासन के समस्त कार्य संपादित होते हैं, है ना। हमने बात की, उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं जो ब्रिटिश सम्राट है और जो भारत में राष्ट्रपति है, इन्हीं के नाम पर पूरे देश का क्या होता है, शासन कार्य संपादित किया जाता है, संचालित किया जाता है ना। जबकि वास्तविक संप्रभु कौन होता है, वास्तविक संप्रभु होता है जिसके द्वारा वास्तव में शासन का कार्य किया जाता है। ठीक है, जिसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हो गए या भारत के प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है, ये दूसरा प्रकार जो होता है विधि अनुसार तथा तथ्य अनुसार संप्रभुता। विधि अनुसार संप्रभुता की बात करें तो जिसे राज्य के कानून के तहत सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हो। तो विधि अनुसार संप्रभु कौन होता है, जो राज्य के कानून के तहत उसको सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हुई है, राज्य के कानून ने उसे सर्वोच्च शक्ति प्रदान की है, जिसके पास आदेश देने तथा आज्ञा पालन कराने का वैध अधिकार प्राप्त होता है ना, लीगल राइट होता है उसके पास। किस लिए, कि वह आदेश दे सके और आज्ञा का पालन करा सके। ठीक है, उसे विधि अनुसार, ठीक है, कहेंगे, विधि अनुसार संप्रभुता कहेंगे। तथ्य अनुसार संप्रभु कौन होता है, जो शक्ति के बल, ठीक है, पर राज्य के सर्वोच्च पद पर असंवैधानिक तरीके से आसन हो जाता है। जैसे कि क्या होता है कि कई राज्यों में तख्ता पलट हो जाती है, तो वहाँ पर कोई, जैसे अभी हम देख सकते हैं म्यांमार में, वहाँ जुंटा शासन आ गया, सैनिक शासन आ गया, तो वो तथ्य अनुसार है, उसको जनता ने लीगल तरीके से चुन के नहीं भेजा है, बल्कि उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करके जो वहाँ पर पहले से शासन चल रहा था उसको पलट दिया और उसके स्थान पर स्वयं शासन अपने अधीन ले लिया। तो ये तथ्य अनुसार शासन हो गया। जबकि जो पहले जनता के द्वारा चुनी हुई शासन था वो विधि अनुसार था। ठीक है, तो विधि अनुसार जो लीगल तरीके से आया है, चुन के आया है, ठीक है, राज्य के कानून के अनुरूप आया है। जबकि तथ्य अनुसार क्या है, जो शक्ति के बल पर। ठीक, तो ये दोनों अंतर है संप्रभु में। अब अगला है वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। वैधानिक संप्रभुता का मतलब है कि जिसके पास कानून निर्माण करने, ठीक है, कानून निर्माण करने, उसे लागू करने की सर्वोच्च शक्ति है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, वैधानिक संप्रभु बोलेंगे। यह सदैव निश्चित तथा स्पष्ट होता है ना, यह निर्धारित होता है, फिक्स होता है कि यही व्यक्ति, यही संस्था, ठीक है, यही समुदाय ही क्या कर सकता है, कानून का निर्माण कर सकता है, उसे लागू कर सकता है। तो इसे वैधानिक संप्रभुता कहते हैं। जैसे ब्रिटेन में सम्राट सहित संसद जो है, इनकी ये क्या है, वैधानिक संप्रभु है, क्योंकि यही कानून का निर्माण करते हैं, वही लागू करते हैं। ठीक है, इसी तरह से राजनीतिक संप्रभु कौन होता है, निर्वाचन मंडल जिसकी इच्छा और समर्थन पर ही वैधानिक संप्रभु का अस्तित्व निर्भर करता है। तो निर्वाचन मंडल क्या है, राजनीतिक संप्रभुता है, क्योंकि इसकी इच्छा पर ही क्या होता है और इसके समर्थन पर ही वैधानिक संप्रभु का अस्तित्व बना रहता है। लोकप्रिय संप्रभुता की बात करें तो लोकप्रिय संप्रभुता जब हम स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता सर्वसाधारण यानी जनता में निहित है। ठीक है, जब संप्रभुता किसमें है, जनता में निहित है, सर्वसाधारण में निहित है, तो उसे लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, तो रूसो इसके बड़े ही समर्थक थे लोकप्रिय संप्रभुता की। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने संप्रभुता का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, उसके लक्षण इत्यादि देखा। ठीक है, यह वीडियो जो है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीआईसी प्रवक्ता और टीजीटी पीजीटी से संबंधित परीक्षाएं हैं।
तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।